सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और सभी स्टूडेंट को भी मेरा बहुत बहुत प्यार। देखिए, आज का जो टॉपिक है एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योमोर्फोलॉजी के लिए है, जिसमें है पैंक का अपवर्तन चक्र सिद्धांत एवं उसका ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत। इन दोनों के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको डेविस में जो पढ़ाया है, डेविस ने बताया था, डेविस ने एक स्टेटमेंट दिया था स्थल रूप, यानी कि जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, जैसे आई आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, वी आकार की घाटी, इन सब घाटियों के ऊपर, मतलब जितने भी लैंड फॉर्म्स आपको दिखाई देते हैं सभी के ऊपर उसने अपने एक विचार व्यक्त किए थे और उसे हम अपवर्तन चक्र के नाम से जानते थे। यहाँ पर जो बैंक थे उनकी काफ़ी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, परंतु फिर भी वो कुछ बातों को डिसएग्री करते थे। जैसे उनकी कुछ मान्यताएं थी, उनको वो डिसएग्री करते थे। इसलिए उन्होंने फिर अपना एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट था स्थल रूप। जो लैंड फॉर्म्स होते हैं वो उत्थान की प्रावस्था यानी कि फेज, उत्थान यानी कि जो अपलिफ्टमेंट होता है उसके कौन से फेज में है, उस पर रेट यानी कि इरोजन से है। मतलब रेट यानी कि दर, दर का मतलब है उत्थान की दर या निम्नीकरण की दर से मतलब है, तथा निम्नीकरण अर्थात डिग्रेडेशन से के पारस्परिक संबंधों का प्रतिफल है, ये इनका मानना था। जबकि उन्होंने कहा था कि जो स्थल रूप होते हैं वो संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था का प्रतिफल होते हैं। ये बात डेविस ने कही थी। लेकिन जो बैंक हैं वे कहते हैं कि जो भी स्थल रूप होते हैं वो उत्थान की प्रावस्था, रेट एवं निम्नीकरण। प्रावस्था का मतलब है जो उत्थान की प्रावस्था यानी कि कौन सी स्टेज में है और किस रेट से उठ रहा है। निम्नीकरण का मतलब होता है कि वो काट छांट, अपरदन और इरोजन कितनी स्पीड से हो रहा है, उन सब से ही मतलब वो दोनों ही डिसाइड करते हैं कि लैंडफॉर्म या लैंडफॉर्म जो है कैसा बनेगा। ठीक है, इसको आगे चल के मैं और अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। तो इनकी जो शुरुआत ही मान जाता है, वो ये मानते हैं कि किसी भी जो अपरदन चक्र है जब उसकी शुरुआत होती है तो वो प्राइमर अंक से होती है, अर्थात जिसे संप्राय मैदान, डेविस ने संप्राय मैदान कहा था, उसको पैंक ने बोला है प्राइमरम। ये प्रारंभिक अवस्था है पैंक के मॉडल की। ये कहते हैं कि जो संप्राय मैदान है, पहले एक प्लेन है, काफी समतल पैटर्न फैला हुआ है, काफी लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है। ये प्लेन जो है जब इसमें उत्थान की प्रक्रिया शुरू होती है, धीरे धीरे उत्थान की दोस्तों, ठीक है, जब इसमें उत्थान होता है, जब उत्थान होने से पहले जो वो प्लेन है उसको इन्होंने प्राइमर अंक बोला है। और इसी से जैसे ही उत्थान शुरू होता है तो इरोजन का कार्य तुरंत शुरू हो जाता है, यानी कि अपरदन का कार्य शुरू हो जाता है। डेविस और पैंक में यहाँ एक अंतर है। डेविस कहते हैं पहले उत्थान होता है, जब उत्थान समाप्त हो जाता है तब अपरदन शुरू होता है। लेकिन पैंक क्या बोलते हैं, नहीं, जैसे ही उत्थान होता है तुरंत उसके कुछ ही समय, मतलब तुरंत ही अपरदन का काम भी शुरू हो जाता है। बट उनकी दरों में, उनके रेट में अंतर होता है। जो पहले हमने बोला था कि इसका स्थल रूप किसका होते हैं, उत्थान की अवस्था, यानी प्रथम स्टेज, द्वितीय स्टेज, तृतीय स्टेज, चौथी स्टेज, पांच, इन्होंने 5 स्टेज बताई हैं। और सभी स्टेज में उनकी जो दर होती है, यानी उत्थान की दर निम्नीकरण की दर से अधिक होती है। इसलिए वो जो लैंड फॉर्म होता है, मतलब पहले जैसे मान लीजिए कोई पर्वत में उत्थान हो रहा है या कोई एरिया है, पहले वो प्लेन है और जब उठना शुरू होगा तो अपरदन तेजी से नहीं होगा, बल्कि उसमें उत्थान की दर तेज होगी। ठीक है, उत्थान की दर अधिक होने के कारण वो तेजी से उठना शुरू कर देगा। जब तेजी से शुरुआत में उत्थान होगा तो वो ढाल प्रदान करेगा अपरदन के लिए, और फिर धीरे धीरे अपरदन उसको तेज होता चला जाएगा और उत्थान भी अपनी गति पर बना रहेगा। और अंत में एक समय ऐसा आएगा कि उत्थान रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा, अपरदन अधिक तेजी से चलना शुरू हो जाएगा। तो अपरदन की दर और उत्थान की दर को ध्यान में रखकर इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था और इन्होंने कहा था उत्थान की अवस्था यानी प्रावस्था यानी फेज, दर और निम्नीकरण का परिणाम होते हैं लैंडफॉर्म्स। और इनकी शुरुआत जो होती है, जहां पर ये प्रक्रिया शुरू होती है, उसको हम प्राइमरम कहते हैं। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। कई बार आईएएस पीसीएस की जो बैंक है उन्होंने किस अवस्था को
मतलब किस अवस्था पे इन्होंने अपने मॉडल की या अपवर्तन चक्र की जो शुरुआत मानी है वो प्राइम आरंभ है। तो कुछ मान्यताएं थी इनकी, इनकी भी मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं में इनका ये मानना है कि उत्थान और अपवर्तन अलग अलग नहीं चलते हैं। जैसे ही उत्थान शुरू होता है तुरंत अपवर्तन भी शुरू हो जाता है। ठीक है, उत्थान की दर और अपवर्तन की दर भिन्न भिन्न होती है, समान नहीं होती। अंत में उत्थान समाप्त हो जाता है, अपवर्तन अंत तक चलता है। इस तरीके की इनकी मान्यताएं थी जो कि डेविस से थोड़ा अलग थी। इन्होंने कहा स्थल रूपों के विकास के लिए उत्थान की 3 अवस्थाएं बहुत जरूरी हैं और 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तीनों अवस्थाओं में देखिए उन्होंने ढाल, जो डेविस थे उन्होंने ढाल पतन सिद्धांत दिया था। ढालों के विकास से संबंधित, स्लोप से संबंधित उन्होंने अपने जो ढाल प्रतिस्थापन से जो मतलब ढाल पतन सिद्धांत दिया था। जबकि बैंक ने ढालों के विकास से संबंधित जो अपना सिद्धांत दिया है वो है स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी, अर्थात ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत। ये वो कहते हैं कि ढालों का पतन होता है, पहले उत्तल ढाल, फिर समढाल, फिर अवतल ढाल में परिवर्तन होता है। लेकिन ये कहते हैं कि कोई भी ढाल का पतन नहीं होता, बल्कि प्रतिस्थापन होता है। पहले वो उत्तल ढाल में है, फिर धीरे धीरे जैसे ही अपवर्तन शुरू होता है, इरोजन शुरू होता है, जब तेजी से होगा तो वो फिर बदलेगा किसमें, समढाल में, और समढाल किसमें बदल जाएगा, अवतल ढाल में। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि ढालों का पतन नहीं बल्कि ढालों का प्रतिस्थापन होता है। तो ये एक तरीके से तुलना भी है दोनों की। अगर देखेंगे तो आप कई सारे मान्यताओं पर, कई सारी उन पर इनकी तुलना भी होती है आपस में। इसीलिए इन्होंने स्थल रूपों के विकास के लिए उत्थान की 3 अवस्थाएं बताई हैं। कौन सी बताई हैं? आपस्ति जींडे इंटीवुलुम, इनकी एक फर्स्ट है स्थल रूपों के उत्थान की प्रावस्था। फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट प्रावस्था है आपस्ति जींडे इंटीवुलुम। इस अवस्था में जो उत्थान है, उत्थान की दर जो होती है वो बहुत अधिक होती है अपवर्तन से। अपवर्तन से अधिक होने के कारण फर्स्ट स्टेज में आपस्ति जींडे उत्थान की दर बहुत ज्यादा अधिक होती है, अर्थात स्थल रूप जो है तेजी से ऊपर की तरफ उठते रहते हैं और इनके जो किनारे होते हैं ये ढाल प्रदान करते हैं। इसीलिए यहां पर देखिए, आप देखेंगे कि इसमें लगातार उत्थान होने की वजह से यहां पर किस प्रकार का ढाल बन रहा है, उत्तर। ये देखिए क्योंकि उत्थान तेजी से हो रहा है, उत्थान की दर जो है किससे अधिक है, अपवर्तन से। इसलिए यहां पर उत्तल ढाल का विकास होता है और यहां पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे आई आकार की घाटी, गार्स, कैनियन या वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है इस अवस्था में। कौन सी अवस्था है? यह है आपस्ति जींडे यानी कि प्रथम अवस्था। द्वितीय अवस्था में होता क्या है कि धीरे धीरे उत्थान और अपवर्तन लगभग समान होते हैं। उत्थान की दर और अपवर्तन की दर लगभग दोनों क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं या थोड़ा बहुत उत्थान की दर अधिक होती है। इसमें 2 कार्य होते हैं कि यहाँ पर जो होता है इसका बहुत तेजी से अपवर्तन होने की वजह से डिप्लेसमेंट हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है और जो उत्तल ढाल है वो फिर सम ढाल में बदल जाता है। इसे हम वी आकार, खुले वी आकार की घाटी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ढाल था पहले उत्तल ढाल में था, वो उत्तल ढाल जो है धीरे से सम ढाल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर वर्टिकल इरोजन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल इरोजन भी
शुरू हो जाता है और उसके साथ इस एरिया में निक्षेपण का कार्य, और यहाँ पर तेजी से, यहाँ पर निक्षेपण का कार्य होने की वजह से ये समढाल में प्रतिस्थापित हो जाता है, उत्तर ढाल समढाल में प्रतिस्थापित हो जाता है। इस अवस्था को प्लैंक ने गलिक फार्मी इंटीग्यूम कहा है, और इस अवस्था में समढाल का निर्माण होता है। और सब इस अवस्था में क्या होता है, उत्थान की दर और अपवर्तन की दर दोनों लगभग समान होती है। तीसरी अवस्था को इन्होंने बताया है कि इसमें जो ढाल है समढाल, ये प्रतिस्थापित हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था में उत्थान की दर लगभग समाप्त हो जाती है और अपवर्तन जो है वो तेजी से चलता है, और अपवर्तन की दर अधिक होने के कारण ये जो किनारे थे वो तेजी से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये अवतल ढाल का विकास होता है। ये तीसरी अवस्था है जिसे हम आवर्ती जिंडे इंटीबक्लुम कहते हैं। इसमें जैसे उसमें उत्थान और अपवर्तन लगभग बराबर होते हैं, और इसमें उत्थान से अधिक अपवर्तन होता है, और उत्थान लगभग समाप्त हो जाता है। तो इस तीसरी अवस्था में जाके अवतल ढाल का विकास होता है। ये बल्कि कहते हैं पहले ये उत्तल ढाल है, उत्तल ढाल जो है वो प्रतिस्थापित होता है समढाल में, समढाल में, और समढाल प्रतिस्थापित होता है अवतल ढाल में। ये तो इस तरीके से जो भी ढाल होता है वो इन तीन अवस्थाओं से गुजरता है, और गुजरने के बाद एक ढाल से दूसरे ढाल में प्रतिस्थापित होता है। इस प्रकार हम प्लैंक का अपवर्तन चक्र या ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत को समझ सकते हैं। इसके आगे चलकर हम देखें तो प्लैंक के अपवर्तन चक्र को एक ग्राफ के माध्यम से भी समझा जा सकता है। इसमें प्लैंक ने अपवर्तन चक्र के 5 अवस्थाएं यानी 5 फेजेस बताए हैं, प्रावस्था बताई हैं, और उन 5 प्रावस्थाओं का जिक्र हम करेंगे। फर्स्ट कई स्टेज हैं, कई फेजेस हैं। फर्स्ट फेज में इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। जहां शुरुआत होती है उसका नाम है प्राइमरम। प्राइमरम से शुरुआत होती है, प्राइमरम में हलचल होती है, हलचल होने के कारण उत्थान शुरू होता है, और जैसे ही उत्थान शुरू होता है समुद्र तल, ये समुद्र तल बोल सकते हैं, और इससे इसकी ऊंचाई को बोलेंगे। तो जब इसमें हलचल पैदा होती है किसी कारण से, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आंतरिक हलचल के कारण या आंतरिक बलों के कारण इसमें उत्थान की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो इसे फर्स्ट स्टेज बोला है। और इसमें ये बोलते हैं कि उत्थान, और जैसे ही उत्थान प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है, अपवर्तन भी उसके साथ प्रारंभ हो जाता है, परंतु अपवर्तन की दर और उत्थान की दर में अंतर होता है। प्रथम फर्स्ट फेज में उत्थान और अपवर्तन दोनों अलग अलग दरों से विकसित होते हैं। तो फर्स्ट फेज फर्स्ट स्टेज उत्थान अधिक होता है अपवर्तन से, और सेकेंड स्टेज आती है, इसमें अधिकतम उच्चावच को प्राप्त करता है। यानी उच्चावच का मतलब होता है जो निम्न वाला वक्र है, निचला वाला वक्र और ऊपर वाला वक्र, ये हमें पर्वत के शिखर को और ये पर्वत की घाटी को बताता है। घाटी है तलहटी, तो ये पर्वत की तलहटी को बताता है। कोई भी एरिया है अगर उसकी तलहटी है, ये निम्न स्थान है, ये उच्चतम स्थान है, इसे ऐसा भी बोल सकते हैं। तो उच्च स्थान और निम्नतम स्थान के मध्य
जो होता है अंतर, उसको हम उच्चावच कहते हैं। ठीक है, तो इसमें उच्चावच अधिकतम उच्चावच को प्राप्त करता है। नेक्स्ट सेकंड स्टेज में या सेकंड फेज में, जो सेकंड फेज है, फर्स्ट फेज सेकंड फेज में उत्थान अधिक होता है कंपैरेटिवली, मतलब उत्थान और निम्नीकरण दोनों समान रूप से बढ़ते रहते हैं, लेकिन उत्थान की दर तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, लेकिन पहले की तुलना में कम हो जाती है। थोड़ा सा गिरावट आती है इसमें उत्थान की दर में, और ये आगे की तरफ बढ़ता है। साथ में निम्नीकरण की दर भी बढ़ती है। ये सेकेंड स्टेज होती है, और इसमें निम्नीकरण और इनके कारण जो उच्चावच है वो लगभग स्थिर बना रहता है। थर्ड स्टेज जो होती है, क्योंकि निम्नीकरण लगभग अपर्दन दोनों समान दर से बढ़ रहे हैं, उत्थान तुलनात्मक रूप से बढ़ रहा, अभी भी उत्थान अधिक है, उत्थान अधिक होने के कारण ही ये ऊंचा हो रहा है लगातार। थर्ड स्टेज में या थर्ड फेज में उत्थान और अपवर्तन यानी कि शिखर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उच्चावच भी स्थिर बना रहता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि उत्थान और निम्नीकरण की दर बिल्कुल समान होती है थर्ड फेज में, और उच्चावच जो है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है थर्ड फेज में। फोर्थ फेज आते ही उत्थान थोड़ा सा कम होना शुरू, उत्थान तो बिल्कुल लगभग समाप्त हो जाता है और उत्थान रुक जाता है कह सकते हैं, और उत्थान निम्नीकरण धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। अगर कहीं तो यहाँ पर निरपेक्ष जो ऊंचाई है, निरपेक्ष और सापेक्ष ऊंचाई लगभग समान रहती है, लेकिन निरपेक्ष ऊंचाई बढ़नी बंद हो जाती है। यहाँ पर निरपेक्ष ऊंचाई घटना शुरू हो जाती है, और सापेक्षिक ऊंचाई लगभग स्थिर रहती है, या उच्चावच जैसे हम कहते हैं। उच्चावच स्थिर रहता है। ऊपरी शीर्ष जिस गति से करते हैं उसी गति से नीचे वाला भी वक्र यानी कि तलहटी भी उतनी ही तेजी से अपवर्तित होती है, और इस कारण उच्चावच स्थिर बना होता है। अंतिम अवस्था में जब उत्थान समाप्त हो जाता है पूरी तरीके से, उत्थान तो थर्ड स्टेज में आने के बाद थर्ड फेज तक उत्थान चलता है, लेकिन चौथे फेज में जैसे ही एंट्री करते हैं, चौथे फेज में उत्थान खत्म हो जाता है और अपवर्तन तेजी से होता है। शिखर और तलहटी दोनों में अपवर्तन समान रूप से होता है। अब फिफ्थ स्टेज में या फिफ्थ फेज में जैसे ही हम पहुंचते हैं तो तेजी से शीर्ष अपवर्तन होता है, तलहटी अपवर्तन भी होता है, और अंतिम अवस्था होती है जिसे हम बोलते हैं, इसकी अंतिम अवस्था, और इसको इन्होंने, जिसको डेविस ने क्या बोला है, जैसे बोला है पेनी प्लेन, और इन्होंने अंतिम अवस्था को बोला है इंड्रम। इंड्रम, एंड्रम जो है, इन्होंने अंतिम अवस्था को एंड्रम बोला है। और पहली अवस्था को प्राइमरम, एंड्रम प्राइमरम याद रखिएगा, ठीक है, एंड्रम और प्राइमरम। अंतिम अवस्था को इन्होंने एंड्रम और प्रथम अवस्था को प्राइमरम। पी यहाँ पी से शुरू होता है प्राइमरी, और एंड को एंड्रम से ले सकते हैं। और इसमें जो कठोर, उसको डेविस ने क्या बोला है, पेनी प्लेन बोला है, पेनी प्लेन, एंड्रम को पेनी प्लेन बोला है अंतिम अवस्था को, क्योंकि लेकिन इसमें कुछ कठोर चट्टानी टीले जो रह जाते हैं उसको उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने यहां पर इन्होंने बोला है इनसेलबर्ग। इनसेलबर्ग, ठीक है। इस प्रकार टैंक का जो अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था में देखिए, इस ग्राफ से मैं एक बार और फिर से समझाता हूँ। टैंक के अपवर्तन चक्र के सिद्धांत को एक बार फिर से इस ग्राफ के माध्यम से अगर आपको बताना है तो आप बताइए कि टैंक की ग्राफ की जो शुरुआत होती है वो प्राइमरम से होती है। प्राइमरम में उत्थान और अपवर्तन दोनों एक साथ प्रारंभ होते हैं। उत्थान की दर तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, जिसके कारण पर्वतीय शीर्ष तेजी से ऊपर बढ़ते हैं, जबकि तलहटी में
तलहटी भी बढ़ती है, बट तलहटी की भी ऊंचाई बढ़ती है, परंतु अपरदन के कारण इसमें अधिकतम उच्च उच्च को प्राप्त कर लेते हैं। जब अधिकतम उच्च उच्च को प्राप्त कर लेते हैं तब सेकेंड स्टेज यानी कि फेज शुरू हो जाती है, और इस अवस्था में आई आकार की घाटी, बी आकार की घाटी, गार्स और कैनियंस बनते हैं। सेकेंड अवस्था जो होती है, सेकेंड फेज जो होता है, जब मैक्सिमम उच्चावच प्राप्त कर लेता है तब उत्थान की दर थोड़ा कम हो जाती है कंपैरेटिवली पहले की तुलना में, लेकिन अपरदन वो बरकरार रहता है। जितना उत्थान होता है उतना ही अपरदन होता रहता है, लेकिन उत्थान कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले कम हो जाता है, बट बढ़ रहा है। उत्थान की वजह से जो अधिकतम निरपेक्ष ऊंचाई है वो बढ़ती है। निरपेक्ष ऊंचाई बढ़ने के कारण तलहटी की भी ऊंचाई लगातार बढ़ती रहती है, नीचे से भी, और इसमें अधिकतम उच्चावच को प्राप्त करता है, अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करता है, अधिकतम निरपेक्ष ऊंचाई को प्राप्त करता है। इसके बाद अपरदन उत्थान तो होता है, पर शीर्ष यहाँ पर जो वर्टिकल, यहाँ पर वर्टिकल इरोजन बहुत ज्यादा था, यहाँ पर वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजेंटल इरोजन शुरू हो जाता है। इस अवस्था में वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों इरोजन बहुत तेजी से चलते हैं। इस कारण शीर्ष भी नहीं बढ़ पाते हैं, ऊंचाई लगभग स्थिर रहती है, बहुत लंबे समय तक ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे अभी आप देखते हैं कि हिमालय की ऊंचाई कहते हैं कि लगातार बढ़ रही है, पर लेकिन एवरेस्ट की अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो वही 8,848 या 50, बस 2 मीटर ही बढ़ी है, जबकि लगातार बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए थी। लेकिन उसका मेन कारण है कि लगातार अपरदन हो रहा है, क्योंकि उसका शीर्ष का भी अपरदन हो रहा है, तलहटी का भी अपरदन हो रहा है। तो ये अवस्था है, इसमें क्षैतिज अपरदन और कहते हैं लंबवत अपरदन दोनों समान रूप से होते हैं, इसलिए यहाँ पर शीर्षों की ऊंचाई नहीं बढ़ पाती है। निरपेक्ष ऊंचाई और उच्चावच दोनों स्थिर बने रहते हैं। तीसरी अवस्था में उत्थान थोड़ा कम हो जाता है, या कहते हैं कि लगभग समाप्त हो जाता है, इसलिए शीर्ष अपरदन भी बहुत तेजी से होता है और तलहटी में अपरदन भी तेजी से होता है, लेकिन दोनों ही अपरदन समान रूप से चलते हैं, तलहटी भी और शीर्ष अपरदन भी। तो इसलिए वक्र गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन निरपेक्ष ऊंचाई में कमी आती है, परंतु उच्चावच में कोई कमी नहीं आती, उच्चावच बरकरार रहता है। अंतिम अवस्था जो अंतिम फेज होता है या फिफ्थ फेज होता है, उस फेज में शीर्ष अपरदन बहुत तेजी से होता है, और शीर्ष अपरदन तेजी से होने के कारण अंतिम अवस्था यानी कि इंटरप्ट को प्राप्त करता है, और उसमें जो कठोरी नीचे वाला वक्र भी बहुत तेजी से अपरदन होता है, और अंत में संप्राय मैदान जिसको डेव्स ने बोला है, उस अवस्था को इन्होंने इंड्रम बोला है, यानी कि एक जो जहाँ प्राइमरम था वो फिर से उन्हें एक समतल मैदान में बदल जाता है, और उसमें जो कठोरी चट्टानी टीले बसते हैं उनको इन्होंने इनसेवर कहा है। धन्यवाद।